दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता के बाद में जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उस सभ्यता को वैदिक संस्कृति कहा गया है और इसका समय दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक का माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक दोस्तों आर्य लोग थे और इसी कारण इसे आर्य सभ्यता कहा जाता है। आर्य सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ ये सभी रूप से सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं। क्या कहा जाता है इन सभी को? वैदिक साहित्य कहा जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों वेदों को वैदिक संहिता कहा जाता है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को कहा जाता है और ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अब बात करते हैं, हम बढ़ते हैं अगली जानकारी पर। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? त्रयी और वेदत्रयी, त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों इसका स्रोत है ऋग्वेद। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 मंत्र हैं। इनमें प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। प्रारंभ में पहला और 10वां मंडल नहीं था। ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई? तो ऋग्वेद की रचना गत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ के द्वारा की गई। जबकि तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। दोस्तों याद रखने योग्य बात है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं अपन। 8वें मंडल की रचना कणव और अंगिरस वंश से संबंधित है। ये कणव और अंगिरस थे, इन्होंने 8वें मंडल की रचना की जो कि ये अंगिरस वंश से संबंधित थे। इन्हें अनार्य का माना जाता है। क्या माना जाता है इन्हें? अनार्य, ये आर्य नहीं थे। स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार एक लोपामुद्रा थी। कौन थी? लोपामुद्रा। द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार के द्वारा रचे गए थे। दूसरे से 7वें मंडल के जो मंत्र हैं अधिकांशतः एक ही परिवार के ऋषियों द्वारा रचे गए थे। इन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों मध्य एशिया है। क्या है? मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान है। अब बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की तरफ। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कई बार वर्णन हुआ है जबकि गंगा का एक बार वर्णन हुआ है। गंगा का एक बार वर्णन हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, यानी कि 3 बार वर्णन हुआ। सरस्वती नदी में, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं दृश्यदती नदियों के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। सरस्वती और दृश्यदती नदियों के मध्य के क्षेत्र को। आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर आर्य निवास करते हैं उस क्षेत्र को सप्त सिंधु के नाम से प्रयोग किया जाता है। वेद मित्रों को सूक्त कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंट। वेद मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है वेद मंत्रों को, जिसमें एक देवत्व एकार्थ का प्रतिपादन रहता है। किसका? एक देवत्व और एकार्थ का प्रतिपादन रहता है। अब बात करते हैं अपन अगले जानकारी, बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखी प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खील कहा जाता है। ऋग्वेद की जैन अवस्था ईरानी ग्रंथ के समान
साथ समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की समानता किस ग्रंथ से पाई जाती है? ईरानी ग्रंथ है जैन और अवेस्ता, इनसे लगभग समानता पाई जाती है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद में 1603 1800 या 1810 गेय रचना है। सामवेद में कितनी? 1603 से 1810 गेय रचना है, जिनमें से मूल रचनाओं की संख्या 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया। दोस्तों, सामवेद में जो रचनाएं है उनमें से मूल रचनाएं कितनी है? 99, बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई। इन रचनाओं का गायन सोम यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सामवेद से मानी जाती है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। दोस्तों, किस प्रकार का वेद है यजुर्वेद? कर्मकांडी वेद है। जो यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। किस किस? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इन 2 भागों में विभाजित है। इन वेदों के यज्ञों के नियमों का इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन किया गया है। इस वेद के पुरोहित को अध्यर्व कहलाते हैं। यजुर्वेद के पंडित क्या कहलाते हैं? अध्यर्व कहलाते हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन मिलता है। राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में शैतान बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। बात करते हैं अपन इस वीडियो का अंतिम पार्ट की तरफ। ब्राह्मण साहित्य में वेदों की सूक्त की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? वेदों के सूक्त की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन हमें ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। कहाँ पर? ब्राह्मण साहित्य में। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों को रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में नैतिक गुणों पर बल दिया गया है। किसमें? आरण्यक में नैतिक गुणों पर बल दिया गया। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है और उपनिषदों की रचना साहित्यिक संस्कृत भाषा में की गई। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में आया। किसमें आया? बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का विचार सबसे पहला है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे आपको इसी प्रकार की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।